गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है और तुम जुड़े हुए अपने सबसे फेवरेट एंड क्यूट वाला चैनल पीसीएम नंदूराज के साथ। तो आज हम लोग गॉसेस थ्योरम को कंटिन्यू करेंगे। हमने गॉसेस थ्योरम को देखा, किसी क्लोज सरफेस के लिए कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, क्यूइन बाई एप्सिलॉन नॉट। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ को देखने जा रहे हैं, जिसमें आज गॉस लॉ का यूज करके वेरियस चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने सीखेंगे। पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो आसान था, KQ/R²। या फिर हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते थे, या कभी कभी ऐसा होता था कि पहले हम पोटेंशियल निकाल लेते थे, फिर पोटेंशियल और फील्ड के बीच रिलेशन हमें पता था तो पोटेंशियल की यूज करके फील्ड निकाल लिया करते थे। लेकिन आज ऐसा हम नहीं करेंगे। आज हमारा चार्ज पॉइंट चार्ज के रूप में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आज मेरा चार्ज एक्सपेंडेड फॉर्म में होगा। चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं बल्कि बड़े रूप में होगा। जैसे मान लो थिन स्फेरिकल सेल के रूप में हो, मान लो सॉलिड स्फीयर के रूप में हो, मान लो लीनियर चार्ज हो, मान लो प्लेन स्लेट के रूप में हो। अलग अलग केस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कितना आसान हो जाता है जब हम लोग गॉस लॉ को ठीक से समझ लेते हैं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या चाहो तो सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हो, EFI। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, at any point due to uniformly distributed charge. Electric field intensity at any point due to uniformly distributed charged thin spherical cell. Thin spherical cell, thin spherical cell है। मीन्स जैसे फुटबॉल अंदर खाली, कुछ सिचुएशन वही है। आज हमारे पास एक थीन स्फेरिकल सेल है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। ऐसा नहीं कि किसी पोर्शन पे चार्ज ज़्यादा हो, किसी पे कम हो। एक हमारे पास थीन स्फेरिकल सेल है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। सोचो, आज हमारे पास कोई एक थीन स्फेरिकल सेल है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। स्वाभाविक है अंदर खाली है, तो जो भी चार्ज होगा वो उसके बाहरी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। समझो अंदर खाली है और मान लो कि मेरे पास टोकरी में, टोकरी समझते हो, अरे कोई भी कंटेनर, इसमें ढेर सारे मान लो चार्ज रखे गए हैं और ये थीन स्फेरिकल सेल है। और ये भी कह दिया गया है कि इसका रेडियस जो है R है। R रेडियस वाला हमारे पास कोई थीन स्फेरिकल सेल है। अभी मान लो अनचार्ज था, टोकरी में, किसी कंटेनर में, किसी बकेट में ढेर सारे चार्ज रखे गए थे और यहाँ से चार्ज का हम चार्ज निकाल कर इसको देना शुरू किए। स्वाभाविक है कि तुम जैसे जैसे चार्ज निकाल कर इसको दोगे, वो चार्ज उस स्फेरिकल सेल के, हॉलो स्फीयर एक तरीके से कह सकते हो, कि इस हॉलो स्फीयर के सरफेस पे आकर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि किसी पोर्शन पे चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, किसी पोर्शन पे चार्ज कम हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। सपोज करो कि एट ए टाइम इस पर हम चार्ज दे चुके हैं +Q। एट ए टाइम
इस पर कितना चार्ज हम दे चुके हैं, प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली इस पर डिस्ट्रीब्यूट है। क्लियर, बहुत बढ़िया। और सेंटर को कुछ कह दिया O, और इस सेंटर से R के डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट है, सपोज करो स्मॉल r के डिस्टेंस पे, स्मॉल r के डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट है P, और इसी पॉइंट P पर, हालांकि हम यहाँ पर 3 केस बनाने वाले। केस फर्स्ट व्हेन पॉइंट P, समझ में आ रही बात, एक केस फर्स्ट है मेरा when point P lies outside the sphere, when point P lies outside the sphere या thin spherical cell। क्लियर, 3 केस लेंगे। जब पॉइंट P इस स्फेरिकल सेल से बाहर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जब वही पॉइंट P अंदर होता तो फील्ड कितना होता, और थर्ड केस लेंगे जब यही पॉइंट P अगर हमारा स्फेरिकल सेल पे होता तो फील्ड कितना होता। 3 केस यहां पर हम लोग लेंगे। हमसे बोला क्या गया है कि हमारे पास एक R रेडियस वाला, कैपिटल R रेडियस वाला एक थिन स्फेरिकल सेल है, हॉलो स्फीयर, और सपोज करो कि उस पर प्लस क्यू अमाउंट का चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कह दिया गया है। और कहा जा रहा है कि इसके सेंटर से स्मॉल r के डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा यही बताना है। क्लियर, केयर करने की बात है कि आज मेरा चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं है बल्कि एक्सपेंडेड फॉर्म में है, और यही खूबसूरती है गॉस लॉ का। अगर चार्ज पॉइंट चार्ज हो तो भी सही, और चार्ज अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में हो तो भी गॉस लॉ का यूज करना कितना आसान हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कितना आसान हो जाएगा। केयर करें, हमें इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चाहिए, हम लगाना चाहते हैं गॉस लॉ। तो हम गॉस लॉ तब लगा पाएंगे जब चार्ज हम इनक्लोज कर सकें। जब तक चार्ज हमारा क्लोज सरफेस के अंदर इनक्लोज नहीं हो हम गॉस लॉ यूज नहीं कर सकते। गॉस लॉ यूज करने के लिए सबसे बेसिक बात जो है कि चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए। चार्ज का अगर कुछ ही हिस्सा सही अगर क्लोज सरफेस के अंदर है तो हम गॉस लॉ यूज कर सकते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि गॉस लॉ यूज करने के लिए जरूरी होता है कि चार्ज का थोड़ा सा भी हिस्सा, ऐसा नहीं कि चार्ज का सभी हिस्सा, चार्ज का थोड़ा सा भी हिस्सा अगर इनक्लोज्ड है, क्लोज सरफेस के अंदर है तो हम गॉस लॉ लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर गॉस लॉ लगाना चाहते थे तो हमें चार्ज को इनक्लोज करना होगा। एक हाइपोथेटिकल सरफेस की मदद से हम चार्ज को इनक्लोज कर देते हैं और उस हाइपोथेटिकल सरफेस को हम लोग गॉसियन सरफेस कहते हैं। और हमारी कोशिश ये रहता है कि हम गॉसियन सरफेस कुछ ऐसा प्लॉट करें कि चार्ज हमारा क्लोज सरफेस के अंदर तो आ ही जाए, साथ में हमारी कोशिश होता है कि उस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट बना रहे। कोशिश होता है ऐसा ही कुछ करूं जिससे कि इंटीग्रेशन हमारा आसान हो जाए। मतलब क्या कि हम गॉसियन सरफेस को सिमेट्रिकली प्लॉट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सिमेट्रिकली कैसा होना चाहिए, तो हमने इस पॉइंट P से एक हाइपोथेटिकल सरफेस यानी एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर हमने खींच दी, एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर खींच दी। ये देखिए एक कॉन्सेंट्रिक, जनरली गॉसियन सरफेस को दिखाने के लिए हम लोग जो है डॉट लाइन का यूज कर लेते हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, मात्र एक एजम्पशन है और कुछ नहीं, बस एक एजम्पशन है। अब हमारा चार्ज
क्लोज सरफेस के अंदर आ गया। एकमात्र कल्पना भर किया जाता है, इसलिए इसको हमने डॉट लाइन से दिखा दी। सिमेट्रिकली खींचो, आसान हो जाता है इंटीग्रेशन। अब तुम समझ सकते हो क्या हमारा ये क्लोज सरफेस सिमेट्रिकली है? बिल्कुल है जी। कैसे पता चल रहा है? तुम सोचो, इस सरफेस पे कहीं भी पॉइंट लेते, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, क्योंकि सेंटर से उसका डिस्टेंस सेम है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हम क्या करने चाह रहे हैं? यही हमारा गॉसियन सरफेस है। याद रहे, गॉसियन सरफेस हमेशा क्लोज सरफेस ही होता है। यही हमारा गॉसियन सरफेस है, क्योंकि अब इसी सरफेस की वजह से अब हम गॉस लॉ लगा पाएंगे, इसलिए इस गॉसियन सरफेस, इस हाइपोथेटिकल सरफेस को हम लोग गॉसियन सरफेस कह देते हैं। क्लियर? अब पॉइंट पी के अराउंड एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट, एक छोटा सा रीजन हम कंसीडर करते हैं, जिसका एरिया है ds। क्लियर? ये हमारा गॉसियन सरफेस कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, मतलब इस स्फीयर को एक ए वाले आरडीएस वाले, स्मॉल आरडीएस वाले स्फीयर से हमने कॉन्सेंट्रिकली इसको हमने कवर कर दिया है। बात समझ में आ रहा है? इसका स्मॉल एलिमेंट का एरिया है ds, और हमने बोला है कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है? नॉर्मल की ओर। तो इसका नॉर्मल यही होगा, यही एरिया वेक्टर ds। या बहुत जगह कहते क्या है कि हम लोग यहाँ पर इसके मैग्नीट्यूड को दिखाकर यहाँ n कैप लगा देते हैं कि हाँ भाई, इस एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ds, डायरेक्शन नॉर्मल की ओर। जैसे अच्छा लगे, कोई बात नहीं, दोनों यूज में लाते हैं हम। सिंपल ही फिलहाल ऐसे ही लिख दे रहे हैं, ये हो गया ds। क्लियर? अच्छा, ये हमारा जो स्फेरिकल सेल है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो बहुत स्पष्ट है यार कि बहुत सारे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, सोचो बहुत सारे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ये बाहर निकल रहे होंगे क्या? ये देखो तो, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर निकल रहे होंगे। अरे निकलता नहीं है, ये भी तो एक हाइपोथेटिकल लाइन है भाई। नेगेटिवली चार्ज होता तो लाइन्स अंदर को आते। ये देखो, एक लाइन्स ऐसा भी तो रहा होगा जो यहां से निकला होगा और पॉइंट P से होता हुआ बाहर निकला होगा। अरे भाई, पॉजिटिवली चार्ज है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स यूं बाहर निकल रहे होंगे। एक इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसा भी तो होगा जो यहाँ से चला होगा और P से होता हुआ बाहर निकला होगा। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है जी, किस पॉइंट P पर E और ds सेम डायरेक्शन में है, मतलब इस पॉइंट P पर E और ds के बीच का एंगल 0 डिग्री है जी। क्लियर है? क्या ये हमारा गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक है? बिल्कुल है जी, क्योंकि सरफेस पे कहीं भी पॉइंट लेते, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता। जैसे हमने माना कि इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E, तो उसी प्रकार से इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही तो होता, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस सेम है। इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि गॉसियन सरफेस हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि सिमेट्रिक लो, जिससे कि गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट मिले, जिससे कि ई कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन के पीछे इंटीग्रेशन हमारा आसान हो जाए। क्लियर है? अब हम तुमसे कहें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस ओनली स्मॉल एलिमेंट क्या होगा? इस छोटे से स्मॉल एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? मतलब कि छोटे से रीजन के लिए, इस छोटे से रीजन से कितने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस कर रहे होंगे? अरे और भी तो कर रहे होंगे। ये देखो, फिगर गंदा नहीं करना चाह रहे थे, और भी तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस कर रहे होंगे। समझ में आ रही है बात? हम जानना चाहते हैं कि छोटे से रीजन से, सोचो हम क्या कह रहे हैं, हम जानना चाहते हैं कि इस छोटे से रीजन के लिए फ्लक्स क्या है, मतलब इस छोटे से रीजन से कितने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस कर रहे हैं वो जानना चाहते हैं। स्वाभाविक है, रीजन बहुत छोटा है तो इससे होकर गुजरने वाले लाइन्स भी कम ही होंगे, फ्लक्स भी कम ही होगा, इसलिए उस स्मॉल फ्लक्स को हम किससे दिखा रहे हैं? डी फाई से दिखा रहे हैं। तो यानी ये है डी फाई, यानी डी फाई मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स
passing through this small element. Clear? फ्लक्स का डेफिनेशन तो यही कहता है यार कि ये होता है E डॉट ds. E डॉट ds. क्लियर है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है. हाँ, अगर इसको ब्रेक करें तो ये हो जाएगा E ds cos 0 डिग्री, क्योंकि पॉइंट P पर तुम देख रहे हो कि E और ds के बीच का एंगल 0 है और cos 0 होता है 1, यानी ये बन गया सिंपल E ds. क्लियर है? ये है सिर्फ इस स्मॉल एलिमेंट के लिए फ्लक्स. लेकिन अब हम तुमसे ये कहें कि इस पूरे गॉसियन सरफेस के लिए, इस पूरे क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स क्या होगा, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू होल क्लोज सरफेस या होल गॉसियन सरफेस. गॉसियन सरफेस तो हमेशा क्लोज सरफेस ही होता है. आप लिख सकते हैं क्लोज्ड सरफेस क्या होगा, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं. चलिए, ये तो पहले हमने पढ़ा हुआ है. हम दोनों तरफ यहाँ पर इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ ये सर्किल क्यों देते हैं? सर्किल जो है क्लोज सरफेस को बता रहा है. ये सर्किल जो है एक क्लोज सरफेस को बता रहा है. इस पे तो बात हो चुकी है. तो डी फाई का इंटीग्रेशन, फाई मीन्स टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर दिस क्लोज सरफेस, मतलब इस क्लोज सरफेस से कितने लाइन्स बाहर आ रहे हैं उनकी बात हम कर रहे हैं. ई यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म है. अब तो समझ में आ ही रहा है ई कांस्टेंट टर्म क्यों है. इंटीग्रेशन के पीछे जाएगा तो सिर्फ इंटीग्रेशन किसका निकलेगा, तो सिर्फ इनका निकलेगा. ई बना हुआ है, बहुत बढ़िया. अब इतने का मतलब क्या है? एक कह रहा है कि क्लोज सरफेस पर जितने भी स्मॉल एलिमेंट हैं, ऐसा मान सकते हैं क्या कि ये जो क्लोज सरफेस है कई स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है. ऐसे पूरे क्लोज सरफेस को ऐसे छोटे स्मॉल एलिमेंट से पूरा कंप्लीट कर दो. समझ में आ रही बात? ए स्फीयर छोटा वाला, ये बड़ा वाला स्फीयर, ये बड़ा वाला स्फीयर, और उसके बाहरी सरफेस पे छोटे स्मॉल एलिमेंट बनाते चले. और सभी स्मॉल एलिमेंट को जोड़ देंगे उसके एरिया को, स्वाभाविक है कि बड़े वाले एरिया के बराबर हो जाएगा. ये क्या कह रहा है कि क्लोज सरफेस पर, मतलब इस गॉसियन सरफेस पर जितने भी स्मॉल एलिमेंट हैं सबके एरिया को इंटीग्रेट कर दो, मतलब जोड़ दो. स्वाभाविक है कि सब ये बड़ा वाला का एरिया कितना होगा, 4 पाई, बड़े वाले स्फीयर के एरिया की बात कर रहे हैं, 4 पाई उसका रेडियस का होल स्क्वायर. अरे यार, बड़े वाले स्फीयर का रेडियस कितना है, स्मॉल आर का होल स्क्वायर. तो एग्री करते हो कि इस इतने का मतलब होना चाहिए कि भाई टोटल क्लोज सरफेस का एरिया जो कि होना चाहिए 4 पाई आर स्क्वायर. तुमको मेन चीज़ ये समझने की जरूरत है. ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि क्लोज सरफेस पर, मतलब गॉसियन सरफेस पर जितने भी छोटे स्मॉल एलिमेंट हैं सबके एरिया को इंटीग्रेट कर दो, मतलब जोड़ दो. तो स्वाभाविक है कि जोड़ेंगे तो ये इस वाले एरिया के बराबर हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा. इसे हमने कह दी इक्वेशन फर्स्ट. यानी मेरे हिसाब से इस क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स इतना होगा, मीन्स मेरे हिसाब से इस क्लोज सरफेस से इतने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस कर रहे हैं मेरे हिसाब से. लेकिन अब यही सवाल को सॉल्व करें गॉस के नजरिए से, गॉस लॉ का यूज करके पता करें कि इस क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स कितना होगा, क्योंकि गॉस लॉ जो है क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताने में सक्षम है. इसलिए हम कह रहे हैं फ्रॉम गॉसेस लॉ कहता है कि किसी क्लोज सरफेस के लिए जो फ्लक्स होता है वो होता है Q in by एप्सिलॉन नॉट.
मतलब वो क्लोज सरफेस अपने अंदर कितने चार्ज को इनक्लोज किया है। सोचो यहाँ पर क्यू का मान क्या होना चाहिए। एक क्लोज सरफेस जो है इस स्फीयर को इनक्लोज करा हुआ है, तो बहुत स्पष्ट है कि एक क्लोज सरफेस कितने चार्ज को इनक्लोज किया है। तो इस स्फीयर पे जो चार्ज है क्यू का मान वही होना चाहिए। यानी लिखो क्या कि क्यू की जगह पर क्या होना चाहिए, प्लस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। एक क्लोज सरफेस चूंकि इस स्फीयर को इनक्लोज किया है, इस क्लोज सरफेस के लिए क्यू क्या होगा, तो हम कह रहे हैं कि भाई इस पे जो चार्ज होगा क्यू का मान तो वही होना चाहिए, इसलिए क्यू की जगह पर लिख दिया प्लस क्यू। प्लस दिखाना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं था, और इसको हमने बोल दी इक्वेशन सेकेंड। यानी हमारे हिसाब से इस गॉसियन सरफेस, इस क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स इतना होना चाहिए, और गॉस के नज़रिए से इसी क्लोज सरफेस से होकर फ्लक्स इतना होना चाहिए। स्वाभाविक है कि ये दोनों आपस में इक्वल रहे होंगे। यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्लियर। ये चलिए कहाँ से मिटाया जाए, ऊपर से मिटा दो, ऊपर से ही। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कंपेयर करने जा रहे हैं जी। दिस इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू प्लस, दिखाना जरूरी नहीं, इसलिए ई इज इक्वल टू, समझ में आ रही है बात, ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन, या थोड़ा और सजा के लिखूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। चलिए ये रिजल्ट मेरा आ चुका है, ये देखिए। या इसी चीज़ को हम चाहूँ तो लिख दूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही के होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब तुम कहोगे कि रिजल्ट तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, क्लियर। किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यही आ रहा था, अगर तुमको याद आ रहा हो तो। चलिए, इस आर रेडियस वाले चार्ज्ड स्फेरिकल सेल के कारण आउटसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा आ चुका है। लेकिन एक बात जो तुमको समझना है कि अगर कोई एक पॉइंट चार्ज होता था, कुछ ऐसे दिखाना चाहिए था, पॉइंट चार्ज होता था, आर के डिस्टेंस पे कोई पॉइंट होता था, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वही आता था के क्यू पाई आर स्क्वायर। और आज चार्ज हमारा पॉइंट के रूप में नहीं भाई, बड़े रूप में है, एक्सपेंडेड फॉर्म में है, इसके बावजूद भी रिजल्ट वही आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं। किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पहले सीखा हुआ है। आज हमारा चार्ज पॉइंट के रूप में नहीं बल्कि एक्सपेंडेड फॉर्म में है, बड़े रूप में है, फिर भी रिजल्ट सेम आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ क्या कि हम स्फेरिकल सेल के केस में ऐसा मान सकते हैं कि ये चार्ज, देखो एक्चुअली चार्ज अंदर तो खाली है, अंदर तो कोई चार्ज है नहीं, तो जो भी तुम्हारा स्फेरिकल सेल पे जो चार्ज है एक्चुअली वो चार्ज तुम्हारा आउटर सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, अंदर कोई चार्ज नहीं है। जब ध्यान रखना, रिजल्ट मैच करना, कहीं ना कहीं हम ऐसा कह सकते हैं कि स्फेरिकल सेल के केस में एक चार्ज सरफेस पर ना होकर, जबकि चार्ज सरफेस पर ही है, ध्यान रखना, चार्ज सरफेस पे ना होके उसके सेंटर पे सेंटर्ड है, ऐसा मानने में कोई हर्ज शायद ना हो। अगर ऐसा मान ले कि चार्ज प्लस क्यू इसके सरफेस पे नहीं, इसके सेंटर पे सेंटर्ड है, तब तो वही कहानी हो गया कि एक पॉइंट चार्ज है, आर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, तो फील्ड क्या होना चाहिए, के क्यू बाई आर स्क्वायर। एजम्पशन है, जरा ध्यान रखना, चार्ज अभी भी तुम्हारा सरफेस पे ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। चूंकि रिजल्ट मैच कर रहा है, इसलिए हम निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि ऐसा हम मान सकते हैं स्फेरिकल सेल के केस में कि चार्ज मानो सरफेस पर ना होकर बल्कि उसके सेंटर पे सेंटर्ड है। इसलिए
एक कंक्लूजन के रूप में हम दे सकते हैं रिजल्ट चूंकि मैच कर रहा है, तो इसलिए बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड spherical cell it same that of point charge, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज spherical cell एट आउटसाइड पॉइंट लिख देते तो ज़्यादा अच्छा होता। इस सेम एज दैट ऑफ पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है थिन स्फेरिकल सेल के केस में आउटसाइड पॉइंट पर रिजल्ट बिल्कुल वही मिलता है। ये मेरा केस फर्स्ट चल रहा था, और यदि हम केस सेकेंड की बात करूं, व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड नहीं, लाइज एट द सरफेस। सोचो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई एक हमारे पास वही ये थिन स्फेरिकल सेल है, रेडियस हमने बोला कि r है, प्लस क्यू अमाउंट का चार्ज इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। अब हमने कहा कि भाई आज पॉइंट P सरफेस पर है सेंटर से स्मॉल r के डिस्टेंस पे, जैसे हम यहाँ पर कह रहे थे कि आज हमारा पॉइंट P आउटसाइड है सेंटर से स्मॉल r के डिस्टेंस पे, आज उसी प्रकार से हम कह रहे हैं कि हमारा पॉइंट P जो है ना वो सरफेस पे है सेंटर से r के डिस्टेंस पे, और हम कह रहे हैं ज़रा बताइए भाई कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो तुमको अलग से काम करने का ज़रूरत नहीं है, बस ये जो रिजल्ट आया है उसमें स्मॉल r की जगह पर कैपिटल R रख दो, क्योंकि जब हमारा पॉइंट P सरफेस पे होगा तो बहुत स्पष्ट है जी कि ये स्मॉल r और कैपिटल R दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है? यानी तो उस केस में वी कैन पुट स्मॉल r की जगह पर क्या रख देते हैं, कैपिटल R, और तब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है के क्यू बाई इस स्मॉल r की जगह पर कैपिटल R स्क्वायर जो है बना हुआ है। क्लियर है? तुमको जरा ध्यान देने की बात है, केयर करो, Q का टर्म न्यूमरेटर में है, स्पष्ट है जी कि हमारा चार्ज जितना ज़्यादा वेटेड होता जाएगा, मतलब जितना ज़्यादा कूलॉम का चार्ज होगा, अब इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज़्यादा होगा। अभी मान लो 5 कूलॉम का चार्ज है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ, अब 10 कूलॉम का हो गया तो इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। साथ में हम देख रहे हैं R का टर्म डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब R बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, यानी R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है। R का टर्म बढ़ने का मतलब, कहने का मतलब है कि अगर ये पॉइंट P जैसे जैसे इस स्फीयर से दूर होता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, और जनरल ट्रेंड भी इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर यही है, डिस्टेंस बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड घटते ही हैं, और वो भी R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही अक्सर केस में। तो बहुत स्पष्ट है जी कि R जैसे जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मान घटेगा, और जैसे हमारा पॉइंट P इस स्फीयर से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो जाएगा तो R की जगह पे जब रखोगे इन्फिनिटी का होल स्क्वायर इन्फिनिटी, के क्यू बाई इन्फिनिटी हो जाएगा 0, यानी यहाँ पर भी स्पष्ट है कि इनफाइनाइट पर इस थिन स्फेरिकल चार्ज के कारण इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। मतलब मान लो हमारे पास स्फेरिकल सेल यहाँ है, पॉइंट P काफ़ी दूर है, इनफाइनाइट पे है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब हम लोग बढ़ते हैं केस थर्ड की ओर। When point P lies inside the sphere, point P lies inside the sphere। केयर करो, एक केस तो अरे याद करना भी आसान है, पॉइंट चार्ज के कारण जो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है वही तो केस है आउटसाइड वाले केस में। और जब यही पॉइंट P सरफेस पे आ जाता है, यही पॉइंट P जब इस सरफेस पे आ जाता है तो स्मॉल r कैपिटल R इक्वल हो जाते हैं, तब उस केस में स्मॉल r के जगह पर हमने यहाँ पर कैपिटल R हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। ठीक है, जब बच्चे बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं, यहाँ से गॉस लॉ से एक प्रॉब्लम तुमको मिलना ही है। डेरिवेशन क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होगा, डेड्यूस
या फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द, मेंशन कर देंगे आउटसाइड, सरफेस पे, इनसाइड, कहाँ उनको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वो मेंशन कर देते हैं। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होता है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द आउटसाइड पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल। तो बहुत आसान है। फिगर के बारे में थोड़ा सा आपको मेंशन करना होता है, फिगर साफ सुथरा नीट एंड क्लीन बनाइए। फिगर के बारे में 2 लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए, बहुत आसान होता है जी एक्सप्लेनेशन। कैसे एक्सप्लेन करोगे, समझो। लेट अस कंसीडर ए थिन स्फेरिकल सेल हैविंग रेडियस r. Let plus q charge is uniformly distributed at the surface. Let P be any point at outside at a distance r, small वाली, such that OP is equals to small r. Here we are interested to find out the electric field intensity at this point P. For completing this purpose, we will draw a Gaussian surface, अच्छा होगा ब्रैकेट में लिख दो concentric sphere, passing through point P. Also we assume a small element, a small region around P of area S. बस इतना जो है फिगर के बारे में लिख देना है, बाकी तो मैथमेटिकल प्रोसेस को तुम समझ रहे हो तो एक काम तो आसानी हो जाता है जी। क्लियर? चलिए, तो केस थर्ड फिगर एक बार पुनः फ्रेश बनाएंगे। जब पॉइंट पी थिन स्फेरिकल सेल के अंदर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, केयर करो। यही हमारा स्फेरिकल सेल है, गिवन स्फेरिकल सेल, गिवन स्फेरिकल सेल, रेडियस कैपिटल आर वाली, यही हमारा प्लस क्यू अमाउंट का चार्ज, इस पे मेरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, रेडियस गिवन है आर, सेंटर ओ। आज हमसे कह रहा है कि स्मॉल आर के डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट पी अंदर है, इनसाइड में है, और इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ध्यान रहे अंदर खाली है, जो भी चार्ज है सेल के सरफेस पे ही है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बहुत जनरल दिमाग भी अगर तुम लगाते हो तो जो भी चार्ज है वो सरफेस पे है, वो सरफेस पे, अंदर कोई चार्ज नहीं है, जो भी चार्ज है इनके सरफेस पे है। अरे यार, जब अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, 0। तुम सोच कर देखो, जो भी चार्ज है इसके सरफेस पे है, अंदर कोई चार्ज नहीं है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, 0। अंदर चाहे पॉइंट पी यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, 0 ही तो होना चाहिए। लेकिन हम चलेंगे मैथमेटिकल स्टेप से, हमें लगाना है गॉस लॉ, तो हमें एक गॉसियन सरफेस प्लॉट करना होगा। कोशिश करनी होगी कि चार्ज का कुछ ही हिस्सा सही लेकिन इनक्लोज हो। तो हमने पॉइंट पी से होता हुआ हम एक गॉसियन सरफेस यहाँ पर प्लॉट कर रहे हैं। कोशिश हमारी यही थी कि चार्ज का कुछ भी हिस्सा इनक्लोज हो, लेकिन चूंकि अंदर कोई चार्ज है ही नहीं तो इनक्लोज नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब क्यू इन का वैल्यू यहाँ पर 0 होना चाहिए। सही है, बहुत बढ़िया। फिर इस पॉइंट पी से होकर एक छोटा सा रीजन हमने एक मार्किंग कर दी जिसका एरिया डीएस है। स्वाभाविक है कि डीएस का एरिया जो है नॉर्मल, डीएस का जो डायरेक्शन हो नॉर्मल की ओर होगा। स्वाभाविक है ये पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर निकल रहे होंगे कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो एक लाइन्स यहाँ से चलकर ऐसे भी क्या होगा, यानी बहुत स्पष्ट है कि इस पी के रीजन में ई और डीएस जो है सेम डायरेक्शन में है, मतलब ई और डीएस के बीच का एंगल 0 है। तो ज़रा बताएं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्मॉल एलिमेंट, इसका एरिया डीएस है। क्लियर है, मतलब इस छोटे से रीजन से होकर कितने इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स क्रॉस कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे डी फाई होना चाहिए ई डॉट डी एस। इसको ब्रेक करेंगे तो ई डी एस कॉस 0 का मान 1, इसलिए डी फाई कितना हो जाएगा ई डी एस। क्लियर,
समझो क्या कह रहे हैं, इस छोटे से रीजन के लिए फ्लक्स क्या होगा, ई डॉट डी एस, ई डी एस कॉस 0, पॉइंट पी पर ई और डी एस के बीच का एंगल 0 कॉस 0 1। क्लियर है? तो हम कहें कि इस पूरे, ये हमारा गॉसियन सरफेस है, इस बार इस गॉसियन सरफेस के लिए फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू होल गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर होल गॉसियन सरफेस। नियम कहता है कि हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, बिल्कुल वही स्टेप चल रहे हैं हम लोग, इंटीग्रेट कर दें। ये कांस्टेंट टर्म है, पीछे निकलना चाहिए, समझ में आ रही है बात। डी फाई का इंटरेक्शन फाई करने का मतलब इस गॉसियन सरफेस, इस क्लोज सरफेस के लिए टोटल फ्लक्स ई डी एस, इस पूरे मतलब इस क्लोज सरफेस का टोटल एरिया, इस क्लोज सरफेस का टोटल एरिया। ठीक है, ऐसा मान सकते हैं कि गॉसियन सरफेस कई छोटे 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 स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना है। इस एक स्मॉल एलिमेंट का एरिया ds है। इतने का मतलब है कि इस पूरे क्लोज सरफेस पर जितने भी छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट हैं सबके एरिया को इंटीग्रेट कीजिए, जोड़िए, तो स्वाभाविक है कि जोड़ेंगे तो इसका एरिया के बराबर यानी 4 पाई r स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 पाई r स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। यानी मेरे हिसाब से इस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स इतना होना चाहिए। लेकिन जब यही सवाल का जवाब गॉस लॉ से लें तो फ्रॉम गॉसेस लॉ कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस ये होता है क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। सही बात है। हम जानना चाहते हैं कि इस क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स क्या है, गॉस लॉ यूज करने जा रहे हैं, कहता है क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। बहुत स्पष्ट है कि गॉसियन सरफेस अपने अंदर कोई चार्ज इंक्लोज नहीं किए हुए हैं क्योंकि अंदर कोई चार्ज ही नहीं था। जो भी चार्ज इसके सरफेस पे है यानी क्यू इन का मान होगा 0 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी होगा 0। ये तो पहले से ही चमक रहा था कि इस क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स 0 होगा क्योंकि अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, तो कोई इलेक्ट्रिक लाइंस और फोर्स जो है क्रॉस कर ही नहीं रहे होंगे। मतलब मेरे हिसाब से इस गॉसियन सरफेस के लिए फ्लक्स इतना होगा, जबकि गॉस के हिसाब से होगा 0। इसका मतलब इन दोनों को हम यहाँ पर इक्वेट करेंगे। चलिए, यानी अगर हम इक्वेशन सेकंड कह देते हैं तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कंपेयर, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम कंपेयर कर रहे हैं। सभी गॉस लॉ में हम जितने भी डेरिवेशन निकालने वाले हैं सभी में यही काम, इसी लीक पे हम चलेंगे। कितना आसान हो जाएगा, इक्वेट आपने जो है इसको कर दिया है, यानी ई बराबर में होगा 0। यानी स्पष्ट है, आप समझो स्फेरिकल सेल है, अंदर खाली है, ठीक है, यानी अंदर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से मिलना शुरू करेगा, यहाँ से, वो भी सबसे मैक्स इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अभी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितना है, 0। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब जैसे जैसे इधर की ओर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड, अब कौन सा फॉर्मूला चलेगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर वाली। जैसे जैसे पॉइंट हमारा दूर होता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटते जाएगा और इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पुनः घटकर 0। यहाँ 0, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे सबसे मैक्स। अब जैसे जैसे पॉइंट हमारा इधर की ओर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड पुनः घटने लगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बोर्ड में क्वेश्चन पूछ दे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द थिन स्फेरिकल सेल, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल, हॉलो स्फीयर के अंदर, थिन स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। जवाब क्या होना चाहिए, 0। यहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन तुमको मिल सकते हैं। हॉलो स्फीयर के अंदर, थिन स्फेरिकल सेल के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई, क्योंकि अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। जो भी चार्ज है तुम्हारे उसके सरफेस पे है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होना ही नहीं चाहिए जी। अगर तुमको हम थोड़ी सी ग्राफ की मदद से समझाएं तो ग्राफ कैसा बनेगा, चलिए। ए मान लो R है, ए E है, यही हमारा इस थिन स्फेरिकल सेल है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0,
यहीं भर नहीं, इधर 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 अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। और सबसे मैक्स इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है? यहाँ पर आर का मान बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो 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 जीरो, क्योंकि पॉइंट इनसाइड है, आ रहा है यहाँ। और जैसे ही यहाँ अब तुम्हारा यहाँ पर स्मॉल आर किसके बराबर में हो गया? कैपिटल आर के बराबर में। तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे मैक्स होगा, कितने के बराबर में होगा? तो के क्यू बाई आर स्क्वायर के बराबर में होगा, कैपिटल आर स्क्वायर के बराबर में। अब जैसे जैसे इस आर का वैल्यू बढ़ेगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटना शुरू होगा। यानी अब कैसे घटेगा? यानी अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना होगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर। कहने का मतलब है कि ई प्रोपोर्शनल 1 बाई आर स्क्वायर के अकॉर्डेंस जो है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड घटना शुरू करेगा। इसलिए एक ग्राफ हम यहाँ पर डिक्रीजिंग ग्राफ दिखा रहे हैं, जो इशारा कर रहा है कि आर का वैल्यू बढ़ने पर ई का वैल्यू घट रहा है। क्लियर? तो आज हम लोग थीन स्फेरिकल सेल, चार्ज्ड थीन स्फेरिकल सेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा। अगले वीडियो में यही 3 केस लेंगे, लेकिन आज सॉलिड स्फीयर होगा, चार्ज सॉलिड स्फीयर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग देखेंगे। तो आज यहीं पर वीडियो को ब्रेक करते हैं, बहुत जल्द मुलाकात अगले वीडियो में होनी है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।